मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनी की। फ्रेंड्स, सास बहू केस के मामले को आप लोग फॉलो कर रहे थे और जैसा कि मैंने कहा था कि इस मुद्दे को जगाए रखना ज़रूरी है, इसलिए हम इस पर वीडियो बना रहे थे। और सुना तो यही जा रहा है कि पुलिस इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम कर रही है, जो मुद्दई हैं वो भी बहुत सेटिस्फाइड हैं, सुनकर खुशी हुई। फ्रेंड्स, मैंने बतौर बैरूनी मुबस्सिर ये ऑब्जर्व किया है कि पाकिस्तान की जो पुलिस जो अब नज़र आ रही है तो वो पढ़ी लिखी है और ख़वातीन नज़र आ रही हैं, बल्कि ख़वातीन तो करना में भी अंजाम दे रही हैं, तो देखकर खुशी होती है। फ्रेंड्स, हमारी जो सऊदी पुलिस है वो जब हमारे इतराफ़ में होती है तो हम लोग खुद को बहुत सिक्योर फील करते हैं, बड़े रिलैक्स रहते हैं। लेकिन उसके बरअक्स मैंने पाकिस्तान में देखा था कि लोग अपनी पुलिस को वहाँ पर टुल्ले टुल्ले कहकर पुकारते थे। बड़ा बुरा लगता था, वो ऐसा क्यों करते हैं, उसकी वजह तो वो ही जाने। लेकिन अच्छा लगा जब हम पाकिस्तान की पुलिस में इतनी आला तालीम याफ्ता ख़वातीन देखते हैं। आई होप कि पाकिस्तानी अवाम अपनी पुलिस से इतनी खुश होगी कि बजाय ये कि उनको टुल्ले जैसे नामों से पुकारे, बल्कि हमारी तरह जैसे कि हम अपनी पुलिस को देखकर एकदम स्माइल करते हैं, हम उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं। गो कि अब उनको तस्वीरें खिंचवाने के लिए मना कर दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी सऊदी पुलिस है वो हमारे हीरो होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मामला है सास बहू का, जिसमें बहू का नाम आ रहा है अपनी सास के कत्ल में, उसने ये कत्ल करवाया अपने नंदोई के साथ मिलकर, यानी कि अपने नंद के जो शौहर है उसके साथ मिलकर। और ये जो नंद है इसकी भी नई नई शादी हुई थी, ये हामिला थी और उस वक्त उसको 8वां महीना था। अब उसका बेटा पैदा हो चुका है, लेकिन जो उसका शौहर है वो कत्ल में मुलजिम है, तो वो इस वक्त जेल में है। और जो बहू थी वो भी हामिला थी, उसके घर भी बेटी पैदा हो चुकी है और फिलहाल उसको 10 दिन मजीद जो है वो बेल मिल चुकी है और एक ना एक दिन तो उसको जाना ही पड़ेगा। वो तफ्तीश से क्यों बच रही है, अगर वो सच्ची है, ये भी एक सवाल है। इसके अलावा मखतूला अनीस बीबी का जो सौतेला बेटा था हमजा, वो भी कत्ल में मुलजिम की हैसियत से जेल में बंद है। और ये बताया गया है हमें पुलिस की जानिब से कि 90% जो तफ्तीश है इस मुकदमे की, जो पुलिस की तरफ से चालान के लिए उन्होंने करनी थी, वो मुकम्मल हो चुकी है और बाकी जो रह गई है वो जो ही अनीला तफ्तीश के लिए पेश होंगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। हम सबकी ये दिली ख्वाहिश है कि मकतूला को इंसाफ मिले। नाहक उस मकतूला का कत्ल हुआ, वो एक सास थी, एक माँ थी और हर जिम्मेदार माँ की तरह वो चाहती थी कि घर का इंतजाम और इंतजाम अच्छे तरीके से चलता रहे। वो एक साहिबान थी अपने बेटे के लिए, वो ना सिर्फ एक जन्नत थी बल्कि एक बेहतरीन मसीहा भी थी। ऐसा उनके बेटे नोमान ने अपने कुछ इंटरव्यूज के दरमियान कहा कि उनकी माँ उनकी तमाम मसाइल हल कर देती थी। सास और बहू में जितनी भी नाचाकी हो, ऐसा तो कोई नहीं करता कि कत्ल ही करवा डाले। अगर ये सच है कि अनीला इस कत्ल में इन्वॉल्व है तो ये पाकिस्तान की ख़वातीन की नुमाइंदगी करने वाली औरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की औरतें, पाकिस्तान की बहुएं ऐसी नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान की जो बहुएं हैं वो ताबेदारी, वफादारी, बड़ों का एहतराम करने वाली और सास और ससुर की खिदमत गुजारी के नाम से पहचानी जाती हैं। लेकिन कहते हैं कि किसी भी माशरे में कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं, तो शायद ये मुट्ठी भर उन बुरी ख़वातीन की तर्जुमानी होगी अगर ये सच है कि अनीला इस कत्ल में इन्वॉल्व है, जिसका शवाहिद की बुनियाद पर कवी यकीन भी नजर आ रहा है कि अनीला ने जितनी भी इस वक्त अपने ज़ाती इंटरव्यू में और जो कुछ भी बयान सामने आए हैं उसको अगर देखा जाए तो लगता यही है कि अनीला भी इस कत्ल में अपनी रजा के साथ साजिशों में शामिल रही थी। ये बात और है कि उसने बजाते खुद जो है कत्ल के लिए औजार इस्तेमाल ना किए हों, जैसे कि डंडे वगैरह बरसाए गए थे मकतूला पर। यह कहा जा रहा है अलबत्ता कि अनीला ने मकतूला की मौत के बाद उसके सर पे अस्तगफुरुल्लाह 3 जूतियां मारी थी। इतनी नफरत, और ये नफरत भी किस औरत से? उस औरत से कि जिसकी कोख से पैदा होने वाला इंसान इस औरत का शौहर है। इंसान क्या है? एक गोश्त का लोथड़ा होता है जो इसी औरत के शक्म से निकलकर इस औरत का मजाजी खुदा बना, और इसी गोश्त के लोथड़े के नुतफे को जो औरत बहू के रिश्ते में बंद कर तस्लीम ना कर सके तो वो औरत कहलाने के लायक नहीं, एक इंतहाई नालायक मखलूक है और कुछ नहीं। अभी हमने देखना है कि अनीला उस नालायक मखलूक के ज़मरे में तो नहीं आती, क्योंकि अभी पुलिस की कार्रवाई बाकी है और अदालत का फैसला भी बाकी है। फ्रेंड्स, जब मकतूला अपनी जिंदगी को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और उसको कुछ नशा आवर चीजें भी पिलाई गई थी, कई दिन पहले से पिलाई जाती रही थी, तो उस आलम में जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी तो ये कहा गया है कि वो दौड़ती हुई दरवाजे तक गई थी, लेकिन वहां पर अनीला, उसकी जो बहू है, वो दरवाजा पकड़कर खड़ी हो गई ताकि मकतूला भाग ना जाए और अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब ना हो जाए। ये सब वाकया अगर हुआ है तो उसको साबित भी करना होगा। देखते हैं कि ये वाकयात और ये जो भी मुल्जिमान ने इकरार जुर्म किए हैं, अपनी जबान से कहे हैं, वो साबित भी होते हैं या नहीं। इंसान अगर दुनिया की अदालत से बच भी जाए तो एक अल्लाह की अदालत है जहां से कोई नहीं बच सकता।
मकाफात अमल भी बरहक है, इंसान को उसके किए का खमियाजा दुनिया में भी भुगतना पड़ सकता है या फिर आखिरत में तो उसको अपने अमाल का जवाब तो देना ही देना है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहूँगी, जो मरहूमा थी वो इस मामले में ज़रूर खुश नसीब तरीन थी कि उनको ऐसी मौत मिली कि जिसके बाद ज़रूर अल्लाह ने उनको जन्नत ही बख्शी होगी। जो नाहक कत्ल होता है उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोलता है, उसके साथ ही कातिलों ने अपने लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर लिए। फ्रेंड्स, हमने मख्तूला के लवाहिकीन से और जिन खातून ने उनको गुस्ल दिया था उनके इंटरव्यू से भी ये बात अखज़ की। वो बता रही थी कि जब उनको गुस्ल दिया जा रहा था तो खून से जो चपड़े हुए उनके कपड़े थे, तो उनके अंदर से जब वो कपड़े काटे गए तो एक चश्मा बरामद हुआ था। मेरी वालदा को जब गुस्ल दिया जाता है, दौरान गुस्ल मेरी वालदा की कमीज जब कटिंग करते हैं तो उनके गले से उस्मान की खून ऐनक मिलती है। मेरी मुझसे छोटी बहन वो पास है और वो रोई जा रही है सारी रात से रोई जा रही है। और उसको वो गुस्ल देने वाली आंटी कहती पुत्र तेरी माँ दी ऐनक, तो वो कहते रोते रोते कहते मेरी अम्मी की ऐनक नहीं है, मेरी अम्मी ऐनक नहीं लगाती, और वहीं पे साइड पे रख देती ऐनक। ये तो 2 दिन के बाद सब सारी हकीकत गोली पता चलता था, फिर उसको हम पुलिस के हवाले करते हैं सारी चीजें। ये नजर का चश्मा मख्तूला का दामाद पहना करता था और कत्ल करने के बाद मख्तूला का दामाद जब घर आया था तो उसके कपड़ों में खून लगा था, उसका चश्मा भी मौजूद नहीं था। तो उसने अपनी बीवी को कपड़े धोते हुए पाया, तो फिर उसकी बीवी ने उससे उसकी शर्ट ले ली ताकि वो धोए। उसको ये पता नहीं था कि वो जिस खून को धो रही है वो खुद उसकी अपनी सगी माँ का खून है। पूछने पर उस्मान ने ये बताया हिना को कि उसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था तो ये उसका खून है, और हिना ने अपनी माँ के खून से भरी हुई उसकी वो शर्ट धोई। फ्रेंड्स, ये जो चश्मा था ये मख्तूला के कपड़ों के अंदर कैसे आया? तो यही कहा गया कि जब वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होंगी तो इस दौरान चश्मा उनके कपड़ों के अंदर रह गया होगा। बहरहाल मैंने इस नुक्ते पर सोचा कि चश्मा मख्तूला के कपड़ों के अंदर आया क्यों होगा, कैसे होगा। फिर मैंने इस बारे में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सारा अहमद से पूछा। फोरेंसिक साइकोलॉजी के शोबे में उनका तजुर्बा 15 साल से भी ज्यादा है। उन्होंने ट्रॉमा और विक्टिमोलॉजी में तरबियत हासिल कर रखी है, वो PhD हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस के नफ्सियाती असरात पर भी उनकी तहकीक है। फ्रेंड्स, मैंने उन्हें जब अनीस बीबी का केस बताया तो उन्होंने अपना एहतमाल पेश किया। अनीस बीबी को सर पर बहुत जोर से जर्ब लगाई गई डंडे से, और ये बयान सामने आया था हमजा की तवस्सुत से। अनीस बीबी समझी कि हमजा उन्हें मार रहा है जबकि वो जर्ब लगाई गई थी उस्मान उनके दामाद की जानिब से। वो ये चीज उस वक्त सोच भी नहीं सकती थी कि उनका दामाद उन्हें मारेगा। उन्होंने पलटकर उल्टा अपने उसी दामाद से मदद तलब की कि मुझे बचाओ, हमजा मुझे मार रहा है। तो डॉक्टर सारा ने ये एहतमाल पेश किया कि कातिल उस्मान का चश्मा अगर उनके कपड़ों में कहीं रह गया हो तो शायद ये कोई लाशऊरी आगाही हो, यानी कि सबकॉन्शियस अवेयरनेस। डॉक्टर सारा अहमद के मुताबिक ये मुमकिन है कि अनीस बीबी ने अपनी लाशऊरी हालत में अपने दामाद की तरफ से लाहक खतरे को महसूस किया हो और जद्दोजहद के दौरान उसकी ऐनक को पकड़कर कोई इशारा देने की कोशिश की हो ताकि अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे तो कोई ना कोई सबूत छोड़ जाए। हो सकता है कि उन्होंने वो ऐनक अपने कपड़ों के अंदर छुपा दी हो, क्योंकि ऐसा नोमान भी बताता है कि उनकी वालिदा उनके तमाम मसाइल हल कर देती थी। तो ऐसा मालूम होता है कि वो एक ज़हीन औरत थी, वो बहादुर थी। उन्होंने मामले को भांप लिया होगा। बहादुर इसलिए क्योंकि वो दौड़ लगाकर दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हुए दरवाजे तक गई थी। उन्होंने अपने लिए जदोजहद की थी। उन्होंने बतौर बेवा भी जिंदगी गुजारी है और अपने बच्चों की परवरिश की। तो इस तरह की जो खवातीन होती हैं जो बेवा हो जाती हैं वो बहादुर हो जाती हैं, क्योंकि उनकी बच्चों की जो जिम्मेदारियां उनके सर पर होती हैं वो जिम्मेदारी, वो ममता उनको बहादुर बना देती है। डॉक्टर सारा अहमद ने जो मजीद अपना नुक्ता पेश किया है वो है बका की जबलत, यानी कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। यानी इंतहाई तकलीफ दा लम्हात में इंसान इंतहाई आला इल्मी और अमली सफात का सलाहियतों का मुजाहरा कर सकता है। इंसान में ये जबलत पाई जाती है। इस सलाहियत के तहत वो खतरात को महसूस करता है और अपने बचाव के लिए इक़दामात कर पाता है। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि अनीस बीबी ने अपने दिफा या अपने ऊपर होने वाले हमले का सबूत छोड़ने की कोशिश में अपने कातिल की ऐनक को पकड़ लिया हो और छुपा लिया हो। एक आंसर मेमोरी फ्रेगमेंटेशन भी है। फ्रेंड्स, डॉक्टर सारा अहमद के मुताबिक इंतहाई तकलीफ दा लम्हात और तजुर्बात में, जैसा कि अनीस बीबी पर खानदान के बहुत ही नजदीकी फर्द का हमला एक ऐसा सदमा था कि वो शायद मेमोरी फ्रेगमेंटेशन की जद में आ गई हों। अनीस बीबी को अपने अटैकर से लड़ते हुए मेमोरी लैप्सेस हो गए हों, वो एकदम ट्रॉमा का शिकार हो गई हों।
चुनाचे वो अपने बचाव में अचानक कुछ ऐसे अमल अंजाम दे रही हों कि उनको खुद नहीं पता हो कि वो क्या कर रही हैं। तो मेमोरी फ्रेगमेंटेशन की वजह से बगैर किसी वजह या मकसद के कातिल का चश्मा उनके हाथ में आ गया हो और उनके कपड़ों के अंदर चला गया हो या उन्होंने खुद रख लिया हो, छुपा लिया हो। फ्रेंड्स, हमने देखा है अक्सर बर्रे सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में खवातीन को कि वो अपने सतर के अंदर पैसे वगैरह या कोई भी चीज जो उन्होंने रखनी हो वो रखा करती हैं। फ्रेंड्स, डॉक्टर सारा अहमद ने एक और भी नुक्ता पेश किया और वो ये कि अलामती इशारा, यानी कि जो मकतूला अनीस बीबी हैं, हो सकता है कि वो ये अलामती इशारा देना चाह रही हो कि उनको जिसने कत्ल किया है उसके लिए उनको इंसाफ मिल सके, अदल मिल सके, चाहे वो जिंदा रहें या ना रहें, लेकिन उनके मरने के बाद भी उनके लिए, उनके हक के लिए कोई लड़ सके। शायद ये उनकी इंसाफ हासिल करने की ख्वाहिश थी, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मजलूम रहकर जीना नहीं चाहते। वो अपने ऊपर जब जुल्म होता है तो उसके लिए लड़ते हैं, इंसाफ हासिल करते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो ना सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ते हैं ताकि उनके लिए इंसाफ मिल सके। तो शायद अनीस बीबी भी ये अज़म रखती थी कि अपने पीछे अपने हमला आवर की शनाख्त छोड़ जाए। मरते वक्त शायद ये उनकी ख्वाहिश रही होगी कि उनकी हमला आवर या उनके कातिलों को सजा मिल सके। और जो उनको गुस्ल दे रही थी, उनका ये कहना है कि उनका अंग अंग ये कह रहा था कि मुझे मारा गया है। फ्रेंड्स, अनीस बीबी की जो औलादें हैं वो उनके हक के लिए लड़ रही हैं। उनकी बेटियां, उनके बेटे, एक बेटा उनका दुबई में रहता है, और सबा और हिना जो उनकी बेटियां हैं वो भी। इसके अलावा खास तौर पर उनका बेटा नोमान, जिसने अमली तौर पर अपने कज़न के साथ मिलकर इन सब चीज़ों को पॉसिबल बनाया। अपनी माँ की तदफीन के बाद उसने चारा जोई की, अपनी माँ के हक के लिए खड़ा हुआ और लड़ रहा है। नोमान को बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं, उसको डिस्करेज किया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है और उसको अपने इस अज़म से पीछे हटाने की भरपूर कोशिश भी की जा रही है। फ्रेंड्स, नोमान ने अनीला से अपनी माँ की पसंद पर शादी की। वो अपनी माँ के जीते जी उनका फर्मा बरदार बेटा था और उनके मरने के बाद भी उनका ताबेदार बेटा है, उनके लिए लड़ रहा है। हम सब नोमान की इन काविशों में उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनकी मरहूमा माँ को इंसाफ दे। फ्रेंड्स, मैं इस वाक़े से मुताल्लिक वीडियोस बनाती रहूंगी और मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, माअस्सलामा, बाय बाय।